हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं इकोसिस्टम एंड इसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये हमने ट्रॉफिक लेवल्स के साथ ट्रॉफिक लेवल्स कर लिए थे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है हमारा आज का टॉपिक। फाइन। सक्सेशन, इकोलॉजी समझ चुके हैं आप क्या होता है, ठीक है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बोलते हैं जिसमें फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों ही तरह के फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है बेटा एक के बाद एक, ठीक है। जैसे राजा को, किंग को प्रिंस बाद में सक्सीड करता है, प्रिंस किंग बन जाता है और जो मेन किंग होता है वो रिटायर हो जाता है। तो ये सब हम जैसे देखते हैं। सो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजी में क्या चीज़ एक के बाद एक क्या चीज़ आती है, सक्सीड क्या करती है आगे से आगे चीज़ें, तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब चैप्टर 13 जो हमारा था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस था, रिमाइंड कराऊंगी मैं आपको। तो उस चैप्टर में इट इज सेइंग दैट वी हैव लर्नड इन दैट organisms and populations that characteristics of populations and community and also their response to environment and how such responses vary from an individual response. The characteristic of population and community, उसमें हमने population और community के characteristics देखे और ये भी देखा कि ये कैसे environment को respond करते हैं और ऐसे responses कैसे vary करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा ना, टेम्परेचर में कुछ यूरीथर्मल होते हैं, कुछ स्टीनोथर्मल होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं और कुछ कंफर्म कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में देखा कि कैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज एक दूसरे से वेरी करते हैं और कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करती है टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में एक एनवायरनमेंट के प्रति किसी भी कम्युनिटी का एक अलग रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। An important characteristic of all the communities is that their composition and structure constantly change in response to the environmental conditions. तो ये एक important फीचर होता है सभी कम्युनिटीज़ का कि उनका कम्युनिटी का कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली यानी लगातार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और ये चेंज जो होता है ये चेंज काफ़ी ऑर्डरली फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है और सीक्वेंशियल यानी एक के बाद एक होता है। और ये चेंजेस दे आर पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिजिकली जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं ये उसी के प्रति ये चेंजेस होते हैं, यानी उसी की लय में। फॉर एग्जांपल जो जैसे टेम्परेचर में चेंज आता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ऐसे आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी धीरे धीरे सपोज करो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न होते जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को अडेप्टेड होंगे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्डरली और सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक वैसे ही चेंजेस आते जाएंगे और ये इन अकॉर्डिंग्स विद द फिजिकल एनवायरनमेंट होंगे। अब ऐसे चेंजेस, दीज चेंजेस लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी। तो ऐसे चेंजेस से फाइनली एक ऐसी कम्युनिटी बनती है जो एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में यानी कि ये प्रॉपरली बैलेंस्ड होती है विद द एनवायरनमेंट, और ऐसी कम्युनिटी को हम लोग, जो फाइनल कम्युनिटी आ जाती है, ऐसी कम्युनिटी जिसमें और अभी चेंजेस आने की स्कोप नहीं है ना ही कोई ज़रूरत है, तो ऐसी कम्युनिटी को फिर हम लोग क्या देते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जैसे मूवीज़ में फाइनली बोल देते हैं ना, जब फाइनल चीज़ होनी होती है तो क्लाइमैक्स, तो ऐसी कम्युनिटी को भी फिर हम लोग बोल देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे जो चेंज होता जा रहा है और काफ़ी प्रिडिक्टेबल चेंज जो होता है स्पीशीज़ कंपोजिशन में, जैसे पहले ये स्पीशीज़ थी उसके बाद ये स्पीशीज़ कंपोजिशन आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेजेस में
ए, बी और सी स्पीशीज़ थी, ठीक है, उसके बाद पी, क्यू और आर स्पीशीज़ आ गई, ठीक है, फाइनली एस, टी एंड यू स्पीशीज़ आ गई। तो ये धीरे धीरे जो सीक्वेंशियल चेंज आया कि पहले स्पीशीज़ कंपोजिशन में ये 3 स्पीशीज़ थी, उसके बाद ये 3 स्पीशीज़ आ गई और उसके बाद ये 3 स्पीशीज़ आ गई। तो ये धीरे धीरे, दिस इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि पहले इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, उसके बाद इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, उसके बाद इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे। तो ये जो यानी 1 2 पहले ABC थे, फिर PQR थे और फिर STU थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन सीक्वेंशियल चेंजेस को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग सक्सेशन होता है जैसे कि स्पीशीज़ कंपोजिशन जैसे जैसे चेंज होना होता है। सो ड्यूरिंग सक्सेशन कुछ स्पीशीज़ एक एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, ठीक है, कॉलोनाइज करते हैं यानी कि वहाँ पे रहना शुरू करते हैं, इनहैबिट करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वहीं बस जाते हैं और अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशंस जो हैं वो यहाँ पे बढ़ जाती हैं, ठीक है, दे बिकम मोर न्यूमरस। सो दूसरी स्पीशीज़ जैसे हमने ABC के बाद PQR आई, तो PQR आ जाएगी तो उसी दौरान ABC ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो फाइनल कम्युनिटी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी एक के बाद एक क्या सक्सेशन या क्या सीक्वेंस आता है उसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। अब एंटायर सीक्वेंस, यहाँ पे बेटा ये जो सीयर एक वर्ड हम लोग कर रहे हैं, ये सीयर वर्ड का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी, सीयर और सीरल स्टेज, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो हम सीयर करने जा रहे हैं पहले। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया। तो पूरा सीक्वेंस कम्युनिटीज का दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड एज सीयर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीशीज़ पहले थी, फिर सेकंड टाइप और फिर थर्ड टाइप, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस है जो कम्युनिटीज़ का, जो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, दिस एंटायर सीक्वेंस इज नोन एज सीयर। तो सीक्वेंस को सीयर बोल रहे हैं, ये ज़रा ध्यान रखना, ठीक है, सीक्वेंस को सीयर बोल रहे हैं। जैसे कि मैं पहले बता रही हूँ आपको कि पहले ABC थी, फिर PQR आई, फिर STU आई। तो ये पूरा सीक्वेंस इज नोन एज सीयर। वेयर एज एक एक स्टेज की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम ABC की बात करें, सो दिस इज अ सीरल स्टेज, दिस इज अ सीरल स्टेज। तो एक एक होती है सीरल स्टेज एंड रिमेंबर सीक्वेंस इज नोन एज सीयर। सीक्वेंस को सीयर बोलते हैं, ठीक है, कि इनके सक्सेशन को या सीक्वेंस की किस तरीके से कम्युनिटीज़ चेंज हुई उसको सीयर बोलते हैं। सो एंटायर सीक्वेंस, पूरा सीक्वेंस कम्युनिटीज़ का जो धीरे धीरे चेंज होता रहता है एक गिवन एरिया में, उसको हम लोग सीयर बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ आर टर्म्ड एज सीरल स्टेजेस और सीरल कम्युनिटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल स्टेजेस जैसे ABC इज़ अ सीरल स्टेज, PQR is a serial stage और serial community, STU is a serial stage और serial community, ठीक है। तो जैसे सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस में, यानी कि ये फर्स्ट सक्सेशन के बाद ये सेकंड सक्सेशन आई, ये थर्ड सक्सेशन आई, तो इस तरीके से सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस में डाइवर्सिटी या वैरायटी स्पीशीज़ की चेंज होती रहती है। जैसे हमने देखा ABC पहले थी, बाद में ABC ख़त्म हो गई, PQR आ गई, फिर PQR ख़त्म हो गई, STU आ गई। तो डाइवर्सिटी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज चेंज इन द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड धीरे धीरे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी तो चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, यानी डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ बढ़ते जाते हैं यानी, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, एज वेल एज इंक्रीज इन टोटल बायोमास, टोटल बायोमास भी बढ़ता जाता है।
आज की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें, आज की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है, क्योंकि लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। तो आज की कम्युनिटी जो कि हम देख रहे हैं, तो ये भी रिजल्ट है सीरीज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन का। क्योंकि उसी टाइम पे सक्सेशन और एवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेसेस रहे होंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो सक्सेशन क्या चीज़ है? सक्सेशन बेसिकली क्या चीज़ है? सक्सेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। तो सक्सेशन वो प्रोसेस है जो तब स्टार्ट होता है जब कोई ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे नहीं होते। ठीक है, ये ऐसे एरियाज़ भी हो सकते हैं जहाँ पे कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं किए, जैसे कि एक बेयर रॉक, या कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी या कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी वो किसी कारणवश ख़त्म हो गए। ठीक है, एक्सटिंक्शन हो गया किसी कारण से। फॉर एग्जांपल, एक जंगल जिसमें आग लग गई हो, फॉरेस्ट फायर की वजह से एक जंगल ख़त्म हो गया हो बिल्कुल ही। ठीक है, उसके पेड़ पौधे जानवर सभी ख़त्म हो गए हों, तो वहाँ पे अगर लाइफ शुरू होगी तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन। और अगर ऐसी जगह पे लाइफ शुरू होगी जहाँ पे कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, जैसे कि एक पत्थर पे, बेयर रॉक पे, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, तो सक्सेशन के बारे में बेटा ये जो फ्रेज हमने अभी ये किया है, ये चीज़, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्सेशन क्या होता है। वो प्रोसेस जहाँ जो तब शुरू होता है जब कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। ठीक है, तो ये ऐसे एरिया में भी हो सकता है जहाँ पे कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहे, फॉर एग्जांपल एक बेयर रॉक पे, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। या ऐसे एरिया में हो सकता है जहाँ पे पहले ऑर्गेनिजम्स थे लेकिन वो किसी कारणवश ख़त्म हो गए, तो ऐसे सक्सेशन को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो बेटा फास्ट दोनों में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा फास्ट होगा। प्राइमरी सक्सेशन में कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, तो उनके लिए कोई एनवायरनमेंट भी नहीं होगा, लेकिन एक फॉरेस्ट फायर की वजह से जो एक जंगल ख़त्म हो गया है, वहाँ पे एटलीस्ट कोई खाद नाम की चीज़ होगी उनके लिए, नए पेड़ पौधों के लिए, कुछ हद तक कुछ तो मतलब एक स्कोप होगा। ठीक है, एटलीस्ट मिट्टी पहले से बनी हुई होगी, लेकिन पत्थर है, अगर पत्थर पे शुरू होनी है तो मिट्टी भी फॉर्मेशन शुरू होगी पहले, फिर जाके सक्सेशन होगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर दैन द प्राइमरी सक्सेशन। ये चीज़, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन की। प्राइमरी सक्सेशन की एक न्यूली कूल्ड लावा, ठीक है, कोई नया लावा कूल हुआ है, उसको वहाँ पे लाइफ शुरू हो, वो प्राइमरी सक्सेशन है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सक्सेशन हेयर। बेयर रॉक पे हो, वो प्राइमरी सक्सेशन है। नया कोई पॉन्ड या रेजरवायर नया क्रिएट हुआ है, वो प्राइमरी सक्सेशन है। तो ऐसी नई बायोटिक कम्युनिटी जो क्रिएट हो रही है, ठीक है, दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी, ये जनरली स्लो होती है बेटा। ठीक है, ये ज़्यादातर स्लो होती है प्राइमरी सक्सेशन। कहाँ कहाँ पे एग्जांपल्स किए हमने? नया पॉन्ड बना है, नया अभी लावा ठंडा हुआ है। ठीक है, जैसे वॉल्केनो इरप्ट हुई है, उसका लावा अभी ठंडा हुआ है। बेयर रॉक, जहाँ पे कभी कोई लाइफ नहीं थी, अभी पत्थर है, सॉइल फॉर्मेशन तक नहीं हुई है, ऐसे एरियाज में जब सक्सेशन शुरू होगा तो हम उससे बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। सो
बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, एक बायोटिक कम्युनिटी जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की एस्टैब्लिश हो, उससे पहले ज़रूरी है कि मिट्टी वहाँ पे प्रेजेंट हो. सो बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ बनने शुरू हों, उससे पहले ज़रूरी है कि मिट्टी वहाँ पे हो. ठीक है, क्योंकि लाइफ शुरू होती है प्लांट्स से, तो प्लांट्स को तो मिट्टी एक रूट के लिए उनके लिए चाहिए. ठीक है, एक बेस चाहिए जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं. So depending mostly on the climate, it takes natural process several hundreds to several thousands of years to produce fertile soil. तो एक बेयर रॉक पे क्लाइमेट के हिसाब से आसपास के क्लाइमेट और जो नेचुरल प्रोसेस चल रहे हैं उस हिसाब से कुछ 100 से कुछ 1000 साल तक लग सकते हैं एक फर्टाइल सॉइल वहाँ पे बनने में. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन मोस्टली क्लाइमेट वगैरह के अकॉर्डिंगली नियरली 100 से 1000 साल लग सकते हैं एक फर्टाइल सॉइल वहाँ पे तैयार होने में. तो क्या हम लोग देख रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. पहले आपको एक पिक्चर दिखा दूं मैं. ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे बेटा देखो. ठीक है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड का एक पिक्चर है. तो यहाँ पे ये न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड का एक पिक्चर है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पहले फाइटोप्लैंक्टन होंगे जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हम देख ही नहीं सकते. ठीक है, फिर धीरे धीरे ये सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज यहाँ पे आ गई है. ठीक है, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड भी है और फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे आ गए हैं. ठीक है, और उसके बाद ये रीड स्वैम्प स्टेज जहाँ पे आप थोड़े से बड़े प्लांट्स देख पा रहे हैं. और फिर हम ये मार्श मीडो स्टेज देख पा रहे हैं, छप्पड़ सा बन जाता है ये देख पा रहे हैं. ठीक है, और फिर ये स्क्रब स्टेज देख पा रहे हैं हम. और धीरे धीरे फाइनली एक जंगल बन जाता है. ठीक है, ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. तो ये होता है सक्सेशन कि A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C. अब यहाँ पे A इज़ अ सीरियल स्टेज, B इज़ अ सीरियल स्टेज, C इज़ अ सीरियल स्टेज, D, E, F and G are respectively the serial stages. But this entire sequence कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, यानी फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज, उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज, उसके बाद मार्श मीडो, उसके बाद स्क्रब स्टेज एंड फाइनली अ फॉरेस्ट. जो ये चीज़ आ रही है इस सीक्वेंस को सीयर बोलते हैं और इंडिविजुअल स्टेजेस को हम लोग सीरियल स्टेजेस बोलते हैं बेटा. ठीक है, तो अगर पत्थर पे भी शुरू होना हो तो ये तो हमने एक्वेटिक सक्सेशन बताई है. अगर पत्थर पे शुरू होना हो तो पत्थर पे क्या होगा, सबसे पहले पत्थर के ऊपर लाइकन ग्रो करता है. ठीक है, लाइकन क्या होता है, एल्गी और फंगाई का कम्बिनेशन होता है. तो लाइकन ग्रो करेगा तो उससे धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. फिर उसके ऊपर फिर छोटे प्लांट्स, फिर उससे बड़े, यानी जैसे जैसे मिट्टी बनती जाएगी उस हिसाब से. ठीक है, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी जो फाइनल सक्सेशन आएगा वो फॉरेस्ट का ही आएगा. तो दोनों ही स्टेजेस में जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट ही होता है. ठीक है, तो फिर से ये थ्योरी जो हमने रीड की थी इसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सभी कम्युनिटीज़ का कि उनका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये चेंज ऑर्डरली फॉर्म में होता है और सीक्वेंस वाइज होता है और दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एनवायरनमेंट. जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पीशीज कंपोजिशन और ये सब भी चेंज होता रहता है. ठीक है, और फाइनली जो कम्युनिटी हमारे पास आती है उसको हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं. और ये जो एक के बाद एक चेंजेस आते रहते हैं इनको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग सक्सेशन के टाइम पे कुछ स्पीशीज़ एक एरिया को कॉलोनाइज करते हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और बाकी स्पीशीज़ ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं. अब पूरे सीक्वेंस को सीयर बोलते हैं, एक एक इंडिविजुअल स्टेजेस को हम लोग सीरियल स्टेजेस बोलते हैं. सीक्वेंस इज नोन एज सीयर, रिमेंबर. ओके, अब सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस में डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ चेंज होती रहती हैं
और नंबर ऑफ स्पीशीज़ बढ़ते हैं यानी डाइवर्सिटी बढ़ती है, और ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी पॉपुलेशन भी बढ़ती रहती है। आज के ऑर्गेनिजम्स भी अगर प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़, तो ये भी सक्सेशन का ही नतीजा है, आगे भी सक्सेशन का ही नतीजा होंगे जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, सक्सेशन और एवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेसेस ही चलते रहते हैं। सक्सेशन, ये जो पैराग्राफ पे मैंने स्टार मार्क किया है, सक्सेशन वो प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, और ये दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन उस एरिया में जहाँ पे कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, फॉर एग्जांपल एक बेयर रॉक पे, एक नए पॉन्ड में, एक नए न्यूली कूल्ड लावा पे। ठीक है, वोल्केनो से लावा निकलता है, लावा जब ठंडा हो जाता है तो वहाँ पे भी लाइफ शुरू होगी, तो क्योंकि ऑब्वियसली लावा में पहले कोई लाइफ नहीं थी तो वहाँ पे शुरू होगी, इट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी सक्सेशन। दूसरी तरफ सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे पहले लाइफ थी लेकिन किसी कारणवश खत्म हो गई, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी मिट्टी वगैरह बनी हुई होती है। ठीक है, तो नहीं तो प्राइमरी सक्सेशन में ऑर्गेनिजम्स का बनना शुरू होने से पहले मिट्टी का बनना ज़रूरी होगा, और मिट्टी बनने के लिए 100 से 1000 साल उसी में लग जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स का आना तो बाद में शुरू होता है। ठीक है बेटा, सेकेंडरी सक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया ऐसे एरिया में शुरू होता है जहाँ पे बायोटिक कम्युनिटीज़ पहले डिस्ट्रॉय हो गई हैं, फॉर एग्जांपल एक छोड़ दिए गए फार्मलैंड्स, अबंडेंट फार्मलैंड्स, बर्न्ड या कट फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ या ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले फ्लड आने की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सक्सेशन शुरू हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो सिंस कुछ सॉइल या सेडिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसी सॉइल फॉर्मेशन में ही हमने देखा कि 100 से 1000 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे पहले ही प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम डिस्क्रिप्शन करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन करें तो ये यूजुअली जो वेजिटेशन में चेंजेस आते हैं ये उसी को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, हम लोग जब फोकस करते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो ज़्यादातर हम वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वेजिटेशन ही एक तरीके से फूड और शेल्टर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनिमल्स, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ वेजिटेशन की यहाँ पे ज़्यादातर बात कर लेते हैं। सो जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड होगा प्लांट्स का, तो फिर एनिमल्स का नंबर और टाइप भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा, उसी हिसाब से वहाँ पे डिकम्पोजर्स आते जाएंगे जैसा जैसा उनको सबस्ट्रेट मिलता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances can convert particular serial stage of succession to an earlier stage. तो अचानक से अगर ह्यूमन कोई डिस्टर्बेंस कॉज कर दे, या कोई नेचुरल क्या हो सकता है, कोई फ्लड हो सकता है, कोई ड्राउट हो सकता है, सो ऐसा कोई नेचुरल प्रॉब्लम या आर्टिफिशियल या ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम इज़ फायर, डिफॉरेस्टेशन। तो ऐसे में कभी भी प्राइमरी सक्सेशन हो रही हो या सेकेंडरी सक्सेशन हो रही हो, तो ऐसा कोई डिस्टर्बेंस विच कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो ये एक स्टेज को पिछली स्टेज पे ले जा सकता है यूजुअली। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट बन रहा है तो उसको काटना ही शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो पिछली स्टेज पे चला जाएगा। ठीक है, ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेस, तो ऐसी डिस्टर्बेंसेस के कारण नई कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है, सो नई क्रिएट न्यू कंडीशंस, दीज डिस्टर्बेंसेस कैन क्रिएट न्यू कंडीशंस, जिस वजह से कुछ स्पीशीज़ तो नए बनेंगे और कुछ स्पीशीज़ एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे एक नई एनवायरनमेंट ही क्रिएट हो जाती है।
तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में प्रॉपर देखेंगे हम लोग क्या सीरियल स्टेजेस इनकी क्या कुछ होता है। तो पानी में भी हो सकता है और ड्राई एरिया में भी हो सकता है, और अगर पानी में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन, और अगर ड्राई एरिया में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ज़िरार्क सक्सेशन। और दोनों से ही फाइनल स्टेजेस जो आती हैं, फाइनल स्टेज जो दोनों ही कंडीशन से बनती हैं, उनको हम लोग कहते हैं म्यूजिक कंडीशंस। जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी यानी म्यूजिक कंडीशंस, और दोनों से ही एक्चुअली म्यूजिक कंडीशंस दोनों से ही बनती हैं, ठीक है। सो दोनों ही बेसिक हाइड्रार्क एंड ज़िरार्क सक्सेशन दोनों से ही म्यूजिक कंडीशंस बनेंगी। बोथ हाइड्रार्क्स एंड ज़िरार्क सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस विच आर म्यूजिक कंडीशंस, यानी कि ये कंडीशंस जो ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती, जो ज़ीरिक और हाइड्रिक दोनों ही नहीं होती। ज़ीरिक का मतलब ड्राई एंड हाइड्रिक का मतलब टू वेट, यानी पूरा पानी वाला। तो बेशक पानी से शुरू हो कंडीशन या ड्राई एरिया यानी किसी पत्थर से शुरू हो, तो दोनों से ही म्यूजिक कंडीशंस आएंगी, यानी ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं है और ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं है। थैंक यू। ठीक है, तो ऐसा एरिया जहाँ पे जो स्पीशीज़ मैंने जो आपको पिक्चर्स दिखाई वो हाइड्रार्क सक्सेशन की दिखाई। ज़िरार्क सक्सेशन वो होगी जो वर्बली बता रही हूँ मैं आपको कि पत्थर के ऊपर लाइकन शुरू हो गया, उसके बाद छोटे प्लांट्स धीरे धीरे बड़े प्लांट्स फाइनली आने शुरू हो जाएंगे, तो वो ज़िरार्क हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्पीशीज़ बेयर एरिया पे, खाली एरिया पे जो सबसे पहले स्पीशीज़ आती है उसको हम कहते हैं पाइनियर स्पीशीज़, और जो फाइनली लास्ट में स्पीशीज़ आती है उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहले जो स्पीशीज़ आती है वो पाइनियर यानी सबसे पहले। तो प्राइमरी सक्सेशन में ज़िरार्क कंडीशन में यानी पत्थरों पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले लाइकन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइकन्स जो एल्गे और फंगाई का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले लाइकन्स होते हैं। लाइकन्स जब वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो ये कुछ एसिड्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से पत्थर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है और इसकी वेदरिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी कि पत्थर से सॉइल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब सॉइल फॉर्मेशन ही धीरे धीरे बेस बनाता है ताकि सबसे छोटे पौधे सबसे छोटे प्लांट्स यानी कि ब्रायोफाइट्स आना शुरू हो जाएं। ब्रायोफाइट्स भी कुछ अमाउंट ऑफ मिट्टी में ग्रो कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे ये भी सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं और मिट्टी बननी शुरू होती है तो बड़े प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे भी स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी तब तक स्टेबल रहेगी जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस अनचेंज रहेंगी या सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये पत्थर पे शुरू हुआ था प्राइमरी सक्सेशन, ड्राई एरिया में शुरू हुआ था, तो विद टाइम ये ज़ीरोफिटिक हैबिटेट मीज़ोफिटिक बन जाता है। ज़ीरोफिटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मीज़ोफिटिक वन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ज़िरार्क सक्सेशन. This paragraph is about ज़िरार्क succession. ज़िरार्क succession, ठीक है। ये प्राइमरी सक्सेशन प्राइमरी स्पीशीज वाली लाइन इज कॉमन फॉर बोथ एंड द अदर वन इज फॉर ज़िरार्क सक्सेशन. पानी में जो सक्सेशन होती है, पानी में जो सक्सेशन होती है, प्राइमरी सक्सेशन पानी में यानी कि हाइड्रार्क सक्सेशन की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करेंगे। तो हाइड्रार्क सक्सेशन यानी पानी में जो होती है, तो वहाँ पे पाइनियर स्पीशीज जो होती है वो छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। उसके बाद रूट सबमर्ज प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर रूटेड एंजियोस्पर्म्स, जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, और उसके बाद रीड, स्वैम्प, मार्श, मीडो, स्क्रब और फाइनली ट्रीज। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी यहाँ पे भी एक जंगल यानी एक फॉरेस्ट ही होगा, यहाँ पे वाटर बॉडी लैंड में कन्वर्ट हुई है। तो इसकी हमने ये पिक्चर डिस्कस की है अभी, डायग्राम। तो दिस इज
हाइड्रार्क सक्सेशन, तो आप पैराग्राफ्स को हेडिंग दे सकते हो, ऊपर वाले को जेरार्क और इसको हाइड्रार्क, ठीक है, जेरार्क और हाइड्रार्क आप हेडिंग्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो सेकेंडरी सक्सेशन स्पीशीज जो इन्वेड करेंगी वो डिपेंड करेगा ऑन द, इन सेकेंडरी सक्सेशन जो स्पीशीज इन्वेड करेंगी वो डिपेंड करेगा ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनवायरमेंट। तो कंडीशन ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनवायरमेंट, एज ऑल्सो द सीड्स और अदर प्रोपेग्यूल्स आर प्रेजेंट। तो एनवायरमेंट यानी कुछ सीड्स या बाकी प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें कंडीशन ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्योंकि सीड्स या बाकी प्रोपेग्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मिट्टी प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ सक्सेशन फास्ट होगा और क्लाइमैक्स कम्युनिटी जल्दी आती है, क्योंकि मिट्टी बनने में ही जैसे हमने देखा 100 से 1000 साल लग जाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी आने में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ सारा, ये हमने हाइड्रार्क सक्सेशन किया, सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सक्सेशन चाहे पानी में हो या लैंड में हो, म्यूजिक कंडीशंस ही सारी आती हैं, दोनों में ही फॉरेस्ट ही म्यूजिक कंडीशन बनता है, अगर कोई एनवायरमेंटल या ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो तो हाइड्रार्क और जेरार्क दोनों से फॉरेस्ट बनेगा, फाइनली म्यूजिक कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ आप लोग सक्सेशन को अच्छे से रीड करो, आपको कुछ टाइम दे रही हूँ मैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
अच्छे से रीड करो बेटा। ये स्टेजेस जो हैं फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट स्टेज, ये आपको याद करनी पड़ेगी एग्जैक्ट सीक्वेंस। इसकी उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना है, इसका फ्लो चार्ट बना के याद करो। दोनों ज़िराक और हाइड्राक में दोनों में फ्लो चार्ट तैयार कर लो इसका एक।
फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक्स पे बना के रख लेना बेटा, ज़रूरी है, ठीक है। आगे भी क्योंकि हम लोग साइकिलिंग करने जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसमें भी काफ़ी फ्लो चार्ट्स और ये सब बनेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग तो किसी भी प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अपने बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एट्सेट्रा ये मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं एट एनी गिवन टाइम, और जितने भी प्रेजेंट हों एक पर्टिकुलर टाइम पे मिट्टी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, कि आज की स्टैंडिंग स्टेट ये है। तो पहले हमने किया था एक टर्म स्टैंडिंग क्रॉप, और ये है स्टैंडिंग स्टेट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। स्टैंडिंग, ठीक है, तो ये स्टैंडिंग स्टेट है कि कितने न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम में। ये सीजनल बेसिस पे भी चेंज होता रहता है, और डिफरेंट इकोसिस्टम्स में ये स्टैंडिंग स्टेट अलग अलग होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है, वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स कभी भी इकोसिस्टम से ख़त्म नहीं होते। हाँ, एक थोड़े बहुत इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और फाइनली ये रिसाइकल होते रहते हैं, और टाइम एंड अगेन रिसाइकल होकर के इंडेफिनेटली आते रहते हैं, अगर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें ना हो तो। कभी भी इससे लूज ये नहीं होते हैं नेचुरल कंडीशंस में। और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं इकोसिस्टम के, इसे हम लोग बोलते हैं, सिस्टम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। रीज़न, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं। फिर जियो यानी जोग्राफी, यानी कि मिट्टी में, पत्थरों में, हवा, पानी में भी ये न्यूट्रिएंट्स जाते रहते हैं। तो जोग्राफी में एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस तरीके से ये केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसीलिए इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बोल देते हैं। और न्यूट्रिएंट साइकिल्स दो तरह के होते हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री यानी वो जो जिनमें जोग्राफी का पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो दोनों में ही होंगे, सेडिमेंट्री में जोग्राफी का पार्ट मिट्टी होगा, और गैसियस साइकिल्स में जोग्राफी का एटमॉस्फेयर, बेसिकली हवा, पानी, हवा स्पेशली इस्तेमाल होगी। ये कार्बन साइकिल है बेटा, ठीक है, ये कार्बन साइकिल है आप लोगों के सामने। तो आपको जहाँ पे ये आपको आप बना के रख लेना, ठीक है, अपना हैंडमेड। जहाँ पे ट्री बना हुआ है वहाँ पे आप सिंपल ट्रीज एंड प्लांट्स लिख लेना, ठीक है। जहाँ पे एनिमल बना हुआ है वहाँ पे आप सिंपल एनिमल लिख लेना। फायर बनी हुई है, सिंपल फायर लिख लेना। ऑब्वियसली ये सब आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम। काउ तो नहीं कर पाओगे, एनिमल्स लिख लो। पेड़ और फायर ये सब चीज़ें आप ड्रॉ कर भी सकते हो, फिश भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। काउ की जगह कोई भी एनिमल छोटा सा ड्रॉ कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं पहले इसके बारे में। द रेजरवायर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इनका रेजरवायर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में ज़्यादातर हवा होता है, एटमॉस्फेयर होता है। और सेडिमेंट्री साइकिल के लिए ये अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है। गैसियस टाइप के लिए एटमॉस्फेयर होता है, और सेडिमेंट्री साइकिल के लिए अर्थ का क्रस्ट होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये सारे रेगुलेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर को। सो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रेजरवायर जो कि गैसियस के स्टेट में एटमॉस्फेयर है, और सेडिमेंट्री के स्टेट में अर्थ का क्रस्ट यानी मिट्टी है। तो फंक्शन रेजरवायर का बेसिकली क्या होता है? फंक्शन है कि जहाँ पे भी डेफिशिएंसी होती है तो उस चीज़ को मीट करना, ठीक है, ज़रूरतें पूरी करना, टू मीट द डेफिशिट,
विच अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन इनफ्लक्स और रिफ्लक्स। इनफ्लक्स और रिफ्लक्स में इम्बैलेंस आ जाता है, तो इम्बैलेंस को मेंटेन करके रखना, जहाँ पे डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना इसका काम होता है। तो पीछे हमने ड्रॉ किया हुआ देखा ये अपना कार्बन साइकिल, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर उसको देखेंगे। ठीक है, जब हम कंपोजिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बन के बने हुए हैं हम लोग। ठीक है, प्लांट्स हों बेशक हम लोग हों, एनिमल्स हों, तो सबसे ज़्यादा कार्बन के बने हुए हैं। ज़्यादातर ड्राई वेट में अगर देखा जाए तो, क्योंकि पानी का वेट सबसे ज़्यादा होता है हमें पता है, तो पानी को छोड़कर अगर हम ड्राई वेट के बारे में देखा जाए तो नियरली कार्बन 49% होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो अगर हम टोटल क्वांटिटी कार्बन की देखें तो कार्बन की टोटल क्वांटिटी में से 71% ओशंस में यानी वाटर बॉडीज़ में पाई जाती है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में डिजॉल्व हुई देखी जाती है। तो ओशंस इसके लिए रेजरवायर का काम करते हैं। ठीक है, तो हम कौन से कंपोनेंट कार्बन के मेन कंसर्न रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओशंस एक्चुअली रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये रेजरवायर हैं तो ये रेगुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में यानी हवा में देखा जाए तो ओनली 1% ऑफ टोटल कार्बन होता है, ओशंस में 71% और एटमॉस्फेयर में 1%। ठीक है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली फॉसिल से बनते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से बने हुए हैं, है ना। तो फॉसिल फ्यूल एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोलियम, तो ये भी कार्बन सोर्सेज होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल एक्चुअली ये एक रेजरवायर है कार्बन का। ठीक है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कार्बन साइक्लिंग एक्चुअली एटमॉस्फेयर में होती है। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी चीज़ें लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स, एटमॉस्फेयर, इवन की एनिमल वेस्ट, ये सब चीज़ इन्वॉल्व होती है कार्बन साइक्लिंग में। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो नियरली 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड बाय बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से इतनी कार्बन फिक्स हो जाती है, यानी प्लांट्स के अंदर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड एनुअली। ठीक है, तो अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर। तो उसके बाद रेस्पिरेशन और कंबस्शन जैसे प्रोसेसेस से काफ़ी ज़्यादा कार्बन वापस, तो ये फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स में आई, प्लांट्स को खाया एनिमल्स में। तो 4 × 10⁻13 kg कार्बन फिक्स कर ली प्लांट्स ने, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भेज दी, है ना। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स से वापस एटमॉस्फेयर में कैसे चली जाएगी? रेस्पिरेशन से या कंबस्शन से। ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाती है टू द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, मेनली रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से। फिर डिकम्पोजिशन ऑल्सो, यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात हो गई और फोटोसिंथेसिस की बात हो गई, ये दो मेन फिनोमेनन की हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड पूल बाय प्रोसेसेस ऑफ वेस्ट मटेरियल, बाय प्रोसेसिंग द वेस्ट मटेरियल एंड डेड रिमेन्स। जो और लैंड या ओशन पे अपने डेड रिमेन्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है ऑर्गेनिजम्स का, फीकल मैटर वगैरह, इसको डिकम्पोज करके डिकम्पोजर्स भी कार्बन साइकिल में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स। कुछ फिक्स्ड कार्बन जो होती है वो सेडिमेंट्स में, यानी जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं तो उनमें ही वी लूज इट, और साइकिल से कई बार रिमूव हो जाती है और डिपॉजिट्स बन जाते हैं उसके। ठीक है, अगर हम बर्निंग की बात करें, बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि वुड, फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे भी प्लांट्स बेसिकली बर्न हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बर्न हो रहे हैं। ठीक है, या कंबशन किसी भी लिविंग बॉडी का यानी ऑर्गेनिक मैटर का। फॉसिल फ्यूल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। तो ये सारी चीज़ों में, और आग लगने में बेसिकली ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्योंकि लिविंग बॉडी यानी कार्बन वाली बॉडी बर्न हो रही होती है, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन से
रिलीज़ हो जाती है। तो ये फॉरेस्ट फायर, वुड, सब में होती है। ऑब्वियसली प्लांट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में कार्बन होती है। तो ये जब बर्न होती है, और बर्निंग में हमें पता ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ये सबसे जब इनकी बर्निंग होती है और प्लस कुछ तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने काफ़ी ज़्यादा कार्बन साइकिल को आर्टिफिशियली इम्पैक्ट आया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, क्योंकि ह्यूमन बीच में डिफॉरेस्टेशन, मासिव बर्निंग करना शुरू कर देते हैं फॉसिल फ्यूल्स की अपने एनर्जी और ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आया है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। आपने जूनियर क्लासेस में भी वैसे ये पढ़ा हुआ है। तो दिस वाज अबाउट कार्बन साइकिल। थोड़ा सा हम लोग साइकिल में यहाँ पे देख लेते हैं जो फ्लो चार्ट बना हुआ है। आप ऐसे करना, टेक्स्ट में जितना भी कुछ है ऐसा एक फ्लो चार्ट बना लेना, और टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं वो फ्लो चार्ट में अगर ऐड कर लोगे, आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने और भी आसान हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे भी आपको अच्छे से याद होता है। यहाँ पे देखेंगे हम प्लांट्स एंड ट्रीज फोटोसिंथेसाइज करके टेरेस्ट्रियल फूड चेन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहे हैं, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे इस तरीके से ये कार्बन डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं जो सेडिमेंट्स में आ जाते हैं, और ये साइकिल से कई बार निकल जाते हैं, ठीक है। साइकिल में वापस एंटर ये नहीं करते हैं। फिर हम लोग प्लैंक्टन्स, यानी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में, ठीक है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन जब करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज़ कर देते हैं। तो रिलीज़ करने वाले फैक्टर्स हो गए रेस्पिरेशन एंड ऑल, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल से भी रेस्पिरेशन होगी, वो भी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ऐसी फायर वगैरह होगी, उससे भी रिलीज़ होगा, ठीक है। देन ये भी ऑयल, गैस, ये सारे भी कोल के ये सारे भी, और कोल, ये सारे भी फॉसिल फ्यूल्स के डिपॉजिट्स हैं, यानी कार्बन के डिपॉजिट्स हैं। तो इनकी भी जब भी कंबशन वगैरह होती है तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये कैलकेरियस सेडिमेंट्स, ये सारी चीज़ें कार्बन साइकिल से फिलहाल तक निकल चुकी होती हैं, और कार्बन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने समरी थी, जो चीज़ हमने रीड की अभी उसकी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट कार्बन साइकिल। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार पॉज करके कार्बन साइकिल पहले अच्छे से रीड कर लें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए नेक्स्ट साइकिल में आने से पहले, ठीक है। तो पॉज करके एक बार रीड कर लें। मैं आगे फॉस्फोरस साइकिल आपको करा रही हूँ। फॉस्फोरस मेजर कंस्टिट्यूएंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। फॉस्फोरस हमारी मेम्ब्रेन्स में फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होता है। हम कहते हैं ना लिपोप्रोटीनेशियस होती है, तो लिपिड्स जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो फॉस्फेट एक मेजर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए का हिस्सा है, ये हम जानते हैं कि उसमें फॉस्फेट बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन्स का हिस्सा, न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा, और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर में भी मदद करता है, यानी एटीपी का पार्ट है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एटीपी में 3 फॉस्फेट्स बेसिकली होते हैं। तो फॉस्फेट हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी मेजर पार्ट बनाता है। मोर ओवर जो ऑर्गेनिजम्स के शेल्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं या दांत होते हैं, इनमें भी फॉस्फोरस होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं इन कंपोनेंट्स में, शेल्स, बोन्स और टीथ में। नेचुरल रिजर्वायर की अगर बात की जाए तो फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर सबका ध्यान में रखना, जैसे पीछे कार्बन का भी किया हमने, यहाँ पे फॉस्फोरस का कर रहे हैं। तो नेचुरल रिजर्वायर इसका क्या है? फॉस्फोरस का रॉक होता है, जिसमें फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है? फॉस्फेट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस फॉर्म में होता है
फॉस्फेट की फॉर्म में पत्थरों में, ये रेजरवायर की फॉर्म में होता है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, यानी कि इनमें जैसे लाइकन्स वगैरह ग्रो करना शुरू कर गए, इनसे मिट्टी बनेगी, तो इनसे कुछ अमाउंट ऑफ फॉस्फेट्स मिट्टी में घुलना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे रूट्स प्लांट्स की इसको अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फिर हर्बीवोर्स या बाकी एनिमल्स इस एलिमेंट को प्लांट से ही ले लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स को वो खाते हैं। ठीक है, तो पहले पत्थरों की वेदरिंग होगी तो मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी से प्लांट्स जब ग्रो करेंगे तो उनमें आ जाएगा खाद की फॉर्म में, और फिर प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो उनमें ये आ जाएगा। फिर एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, तो एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट में प्लस एनिमल्स और प्लांट्स जब डेड होंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट्स में प्लस डेड एंड डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिजम्स में डीकम्पोजिशन उनकी करेंगे फॉस्फेट को सोलुबलाइज करने वाले बैक्टीरिया, जो कि फॉस्फोरस रिलीज कर देंगे मिट्टी में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था, लेकिन फॉस्फेट किसी भी गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, तो ये क्या है, एक तरीके से सेडिमेंट्री साइकिल है, एटमॉस्फेरिक नहीं है। ठीक है, तो इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस और क्या डिफरेंस आ जाता है, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन चला जाता है और फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में नहीं आ जाता है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री साइकिल है। सेकेंडली, गैसियस एक्सचेंजेस फॉस्फोरस के काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में बेसिकली मेजर कोई गैसियस फॉर्म इसकी होती ही नहीं है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एक फॉस्फोरस साइकिल है, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसको। प्रोड्यूसर्स, अब देखो कोई भी रॉक पत्थर हैं, पत्थरों की वेदरिंग होगी, उससे ये मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से प्लांट्स जब उसमें ग्रो करेंगे तो अपने न्यूट्रिशन वगैरह के लिए इनको प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब सॉइल सोल्यूशन, कई बार बारिश वगैरह हो गई तो इसमें ये लूज भी हो जाता है, रन ऑफ भी हो जाता है। थैंक यू। तो रन ऑफ भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, आगे हमने क्या देखा अभी, मिट्टी से पत्थरों से मिट्टी बनी, मिट्टी में आ गए, मिट्टी से प्लांट्स में आ गए, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स के पत्ते वगैरह लेटर फॉल होना शुरू हो गया, इससे डेट्राइटस बन गया, प्लस कंज्यूमर्स की डेथ हुई, प्रोड्यूसर्स की डेथ हुई, सारा डेट्राइटस बन गया। ठीक है, फिर डेट्राइटस का बेसिकली डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया, जो कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे, फिर से इसको मिट्टी में मिला देंगे और फिर से वही साइकिल में जाना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो इसका रेजरवायर है मिट्टी में इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ठीक है, बस यहाँ पे ये भी प्रोड्यूसर्स की भी डेथ होगी तो उसका भी डेट्राइटिस भी बन जाएगा, लेटर फॉल में ही आ गया वैसे तो वो। ठीक है, तो ये हो गया फॉस्फोरस साइकिल। तो यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पॉज करके एक बार इसको लर्न कर लीजिए, नहीं तो अगले साइकिल और इस साइकिल में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइकिल्स में नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पॉज करके इसको कर लीजिए। पहले उसमें अगर आपने पहले वाला नहीं किया तो पीछे जाके फिर से उसको कार्बन साइकिल को सुने। ठीक है, और इन दोनों साइकिल्स को अच्छे से आप लर्न कर लें। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आई होप पॉज करके आपने ये रीड कर लिया है ये सुनने से पहले। ठीक है, नहीं किया है तो प्लीज पॉज इट एंड रीड थ्रू द साइकिल्स फर्स्ट, बिकॉज यू गोइंग टू फॉरगेट इट एनी हाउ अदरवाइज। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज इज दिस द लास्ट टॉपिक। इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज में अगर देखा जाए तो हेल्दी इकोसिस्टम्स आर बेस फॉर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो हेल्दी इकोसिस्टम एक बेस बनाते हैं इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और एस्थेटिक गुड्स के लिए। एस्थेटिक ऑब्वियसली एनवायरमेंट में वैरायटी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है एनवायरमेंट।
इकोनॉमिक वैल्यू होती है, एनवायरमेंटल एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। तो ये प्रोडक्ट्स जो यहाँ से हमें मिलते हैं, इकोनॉमी से मिलते हैं, सॉरी इकोलॉजी से मिलते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, किस टाइप की सर्विसेज हमें मिलती हैं? इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये एयर और वाटर को प्योरीफाई करता है, ड्राउट्स को मिटिगेट करता है, क्योंकि मिट्टी में जब छोटे छोटे प्लांट्स और ये सब ग्रो करते रहते हैं तो जैसे ही बारिश इसके ऊपर होगी तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगी। मोर ओवर, अगर प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो मिटिगेट ड्राउट्स, सॉइल इरोजन नहीं होगी, फ्लड्स को भी ये पकड़ लेगा, क्योंकि पानी के साथ ये पकड़ बना लेता है, और पानी के साथ अगर पकड़ बना लेता है तो ज़्यादा पानी लूज भी नहीं होता, तो ड्राउट्स भी नहीं हो पाते हैं। मोर ओवर, प्लांट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, क्योंकि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वो खुद तो साइक्लिंग कर ही रहे हैं, प्लस प्लांट्स पे फीड करने वाले एनिमल्स भी फिर वहाँ पे होते हैं, एंड दस डिकम्पोजर्स भी अच्छे खासे फिर वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये फर्टाइल सॉइल्स जनरेट हो जाती हैं अच्छे से इसी वजह से, और वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट मिलता है, डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, क्रॉप्स को पॉलिनेटर्स मिलते रहते हैं, तो इससे भी डाइवर्सिटी बढ़ती है। फिर स्टोरेज साइट होते हैं ये कार्बन के। ठीक है, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिर हमें मिल जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, इनके कंज्यूमर्स एंड ऑल दैट। तो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाती है, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी इससे बढ़ती हैं। सो दो वैल्यू ऑफ सच, तो अगर हम प्राइस लगाना शुरू करें, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि कौन सी चीज़ कितनी वैल्यूएबल है, हम उस हिसाब से उसकी कदर करते हैं कि उसका रेट कितना है, प्राइस कितना है। तो वैसे तो इतनी नेचुरल चीज़ें हैं, ये गॉड्स गिफ्ट है हमारे लिए, तो अगर हम क्योंकि लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अगर इस पर प्राइस लगाने की कोशिश करें ताकि लोग इसको समझ सकें कि कितना प्राइस टैग है इसका, सो इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक कि बायोडाइवर्सिटी का भी एक हेफ्टी प्राइस टैग होना चाहिए, ज़्यादा प्राइस टैग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तेज़ी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन चीज़ों को और वी कैन लूज इट इन द फ्यूचर। तो अच्छा खासा प्राइस टैग इन चीज़ों पे लगना चाहिए। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग्स ने रिसेंटली एक प्राइस टैग लगाने की कोशिश की है नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विसेज पे। क्या प्राइस टैग इन्होंने एक एवरेज प्राइस टैग $33 ट्रिलियन पर ईयर का प्राइस टैग लगाया है इन सारी फंडामेंटल सर्विसेज के लिए जो एनवायरनमेंट हमारे लिए कर रही है। रीज़न इनको हम ज़्यादातर ग्रांटेड ले रहे हैं बिकॉज ये फ्री हैं, लेकिन ये फ्री नहीं है अगर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करके देखें। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, एयर प्योरीफाइंग, ब्यूटी, एस्थेटिक थिंग्स, ठीक है, अगर हम प्रॉपर रेट लगा के देखें इन चीज़ों पे तो $33 ट्रिलियन का रेट इन पे बनता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इट इज़ ट्वाइस, ये नियरली डबल है ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP, जो कि $18 ट्रिलियन है। तो वर्ल्ड की GNP जो है $18 ट्रिलियन है, ये उसका भी नियरली डबल है। तो इतना ज़्यादा प्राइस इन्होंने लगाया है। सोच के देखो इन चीज़ों को हम कितना ग्रांटेड ले रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल करना। तो हर एक चीज़ में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पानी को ध्यान से इस्तेमाल करना, ठीक है, टैप चलती नहीं छोड़ना ड्यूरिंग ब्रशिंग, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सेव कर सकते हैं, वी कैन स्विच ऑफ द लाइट्स एंड ऑल व्हेन नॉट इन यूज, जिससे कि कोल और पानी काफ़ी ज़्यादा हम बचा पाएंगे। तो हर एक चीज़ में हम लोग छोटी छोटी चीज़ में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिसाइकलिंग में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और कबाड़ी वालाज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कि रिसाइकल जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम इनको दे सकते हैं। सो मोर ओवर आजकल जो हम सही हो गया इंडिया में थोड़ा कि कचरा वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो इसमें भी बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग सेपरेट करके इनको दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, सॉइल फॉर्मेशन इनमें से बनती है नियरली 50%। तो टोटल जो ये $33 ट्रिलियन का हम लोगों ने रेट लगाया है, इसमें से भी अगर आप ऑब्जर्व करें, इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो नियरली 50% इसका बाकी सर्विसेज, सो सॉइल फॉर्मेशन को 50% इसका हिस्सा सॉइल फॉर्मेशन को ही जाता है, और बाकी कंट्रीब्यूशंस जैसे कि रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये नियरली 10% ईच रह जाते हैं।
अगर हम कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटेट की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन जाता है 6% ईच. सो दीज आर द रेट टैग्स पुट बाय रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा. अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग हेयर. ठीक है. सो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रहनी चाहिए. ये इकोसिस्टम सर्विसेज हैं. ठीक है. ये दोनों ही आपको ध्यान में रहना चाहिए. GNP $18 trillion and price on the fundamental services is $33 trillion put by Robert Costanza and his colleagues. So इससे हमारा इकोसिस्टम चैप्टर खत्म होता है. इसको अच्छे से लर्न करें.